आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं आपदा में संयम और धैर्य से काम लेने से हम इसका सामना आसानी से कर सकते हैं। इस समय जिस तेजी से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कई खबरें ऐसी होती हैं जो डराने लगती हैं, चाहे वो अस्पताल में बेड की समस्या हो या फिर ऑक्सीजन की कमी या फिर बात हो एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की। आपको बता दें कि कोविड के ज्यादातर मरीजों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए घबराने की बजाय जरूरत है इस कठिन समय में लोगों की मदद करने की और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की, साथ ही जागरूक रहने की। कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। इसलिए कोरोना जागरूकता श्रृंखला में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011233144444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर बलबीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 2,95,000 नए मामले सामने आए हैं, लोगों के अंदर इस स्थिति को लेकर कहीं न कहीं एक डर भी है। इस समय हमें किस तरह से संक्रमण से बचे रहना है? तो ये सच है कि कोविड बहुत फास्ट ग्रो किया है लास्ट 10 दिनों में। इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतनी तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन इसमें डरना नहीं है क्योंकि 95% वैसे ही ठीक हो जाएंगे। 5% में बहुत खतरनाक बीमारी कई बार डेवलप हो जाती है, उनका डर है। 1% डेथ हो रही है, तो ये सब डरने की बात है। लेकिन अभी संयम रखना है क्योंकि जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। जी, और ये बहुत पॉजिटिव बात आपने डॉक्टर बलबीर कही कि जितनी तेजी से ये बढ़ा है उतनी तेजी से कम भी होगा, लेकिन जरूरत है हमें धैर्य और संयम से काम लेने की। डॉक्टर बलबीर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड के शुरुआती लक्षण जैसे बुखार आना, सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं और उनकी कोविड जो रिपोर्ट है RT-PCR वो पेंडिंग है। ऐसे में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो RT-PCR में टाइम लगता है और क्योंकि जितने नंबर्स अब हो रहे हैं, लोग जो टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो RT-PCR की रिपोर्ट 2 या 3 दिन लेट हो जाती है। तो अगर RT-PCR कराया और वो लेट हो गया तो इसका ये आंसर नहीं है कि आपकी रिपोर्ट वेट कर रही है तो मैं अभी लाइटली ले लूं। इसमें ये आंसर है कि आप होम आइसोलेशन ले लीजिए जब तक रिपोर्ट नहीं आती। आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। विटामिन C, जिंक, सिंपल मेडिसिन हैं, वो ले सकते हैं। अपने आप फीवर, टेम्परेचर के लिए क्रोसिन ले सकते हैं, लेकिन वेट करिए रिपोर्ट की। रिपोर्ट नहीं आई इसका मतलब नहीं है कि आप बाहर जाइए और घूमिए, बाकियों को इन्फेक्ट करिए। जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि डॉक्टर बलबीर, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उन्हें कोविड जैसे लक्षण हैं तो वो कोविड हो सकता है। बहुत से लोग इस गलतफहमी में हैं कि कोई आम फ्लू है और कहते हैं हमें नहीं हो सकता। एक ये जो चीज होती है जिसकी वजह से टिल द टाइम जो रिपोर्ट आती है वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। हेलो? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है कि होम आइसोलेशन से बहुत लोगों का इन्फेक्शन बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, उससे ये एपिडेमिक रुक सकता है। जी, और डॉक्टर बलबीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कब ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे घर से या होम आइसोलेशन से अब अस्पताल जाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं अस्पतालों में, तो किस तरह के मरीजों में अस्पताल की जरूरत पड़ती है? 2-3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है समझनी कि ये किसको प्रॉब्लम होती है, कौन आईसीयू जाता है, कौन पेशेंट्स हैं जो रिस्क पे हैं आईसीयू जाने के, जिनको एज मोर देन 60 हो, कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज या वजन ज्यादा हो, बीपी की बीमारी हो, हार्ट के मरीज हो, कैंसर के ट्रीटमेंट हो चुका है पहले, ये ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप गिना जाता है।
इसको भी सबको नहीं जाना हॉस्पिटल। इनमें भी कुछ पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल जाएंगे, जिनको सांस फूल रहा है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जो आप खुद कर सकते हैं जी। अपने रूम में, जहां पर आइसोलेटेड हो। आप 6 मिनट वॉक करिए, और 6 मिनट कितनी जल्दी में आपने वॉक किया ये नोट करिए। शायद ये हर रोज करिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप चल पा रहे हैं कि नहीं 6 मिनट। अगर आप लेटे रहेंगे तो आपको शायद सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे। तो ये सिंपल चीजें हैं जो बता सकते हैं कि कौन होम आइसोलेशन में रहेगा, कौन हॉस्पिटल जाए। क्योंकि हॉस्पिटल जाके बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हॉस्पिटल एकदम खचाखच भरे पड़े हैं जी। तो अगर जरूरत वाले ही सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत फायदा होगा मेडिकल सिस्टम पे, जिसपे लोड कम पड़ेगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर बलबीर। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे घर पे अगर हम हैं और अगर ऑक्सीमीटर से अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देख रहे हैं तो कब अलार्म बजना चाहिए कि हमारे पास खतरे का संकेत है और हमें तैयारी करनी है दूसरी? तो 94 से कम थोड़ा बताता है कि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, बट वो कंसिस्टेंटली 94 से कम होना चाहिए। ये नहीं कि अभी 94 देखा था, थोड़ी देर बाद 98 हो गया, और 90 से कम चले जाए तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना है। जी। और इस समय घर पे ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत सारे, जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं कि आप घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा सकते हैं या घर पे ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो एक आम आदमी के लिए कितना सेफ होता है और क्या ये चीज घर पे की जा सकती है? मुश्किल है घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना और रेगुलेट करना ऑक्सीजन को, तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स होते हैं लेकिन ये फिजिशियन सुपरविजन पे ही होना चाहिए। तो अगर हॉस्पिटल में आप पेशेंट दिखा देते हैं, उसका सीटी स्कैन हो जाता है, उसमें लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर उसको कहता है नहीं आप घर जाओ, आप घर पे ऑक्सीजन लगा रहे तभी लगानी चाहिए। ये नहीं कि अपने आप फोन पे ऑर्डर किया ऑक्सीजन और घर पे लगा लिया। जी। और डॉक्टर बलबीर, हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 88 है और उन्होंने घर पे नेबुलाइजर मंगाया हुआ है, तो क्या वो इसमें 87-88 के बीच में इनका सैचुरेशन लेवल आ रहा है, तो नेबुलाइजर से क्या इन्हें कुछ राहत मिलेगी, अस्पताल ना जाना पड़े? तो पहले तो ये देखना कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन कोविड की वजह से कम हुआ है कि उनकी पहले से कोई लंग डिजीज थी। कई पेशेंट है जिनको पहले की लंग डिजीज होती है, उनकी सैचुरेशन कम वैसे ही होती है, तो उसमें नेबुलाइजर काम करेगा। लेकिन अगर ये कोविड रिलेटेड इलनेस है तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है और अपने फिजिशियन को दिखाना, सीटी स्कैन कराना, फिर डिसाइड करना कि घर पे हो सकता है कि नहीं। जी। और डॉक्टर बलबीर, इस समय देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कोरोना का मुकाबला करने के लिए पिछले 24 घंटों में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। आज इससे जुड़ी एक अच्छी खबर ये आई है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन वायरल के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए भी प्रभावी है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो वैक्सीन हमारे पास सबसे बड़ा औजार है जो उससे हम कोविड को हरा सकते हैं। हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक अब मई में आ जाएगी, तो 3 वैक्सीन होंगी। तो हमें ये भी पता है कि कोवैक्सीन अच्छी वैक्सीन है, इंडियन प्रोड्यूस वैक्सीन है। उसका आज आईसीएमआर का डेटा है कि ये 3 म्यूटेंट्स हैं, ब्राजीलियन, ब्रिटिश और अफ्रीकन, 3 म्यूटेंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो कोविशील्ड भी सिमिलरली म्यूटेंट के साथ इफेक्टिव है, बट ये भी पक्का है कि अगर किसी को वैक्सीन लगी है और म्यूटेंट स्ट्रेन उसको अटैक कर देता है तो वो माइल्ड इलनेस होगा, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास वैक्सीन स्ट्रेटजी ही है जो इसको हरा सकती है। तो अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव फुल करेंगे और हम सब जाके खुद लगवाएंगे वैक्सीन, ये नहीं कि घर बैठ के डरेंगे कि वैक्सीन लगवाओ ना लगवाओ, कुछ खतरा है, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सिंपल दवाई है, बड़ी जल्दी मार्केट में आ जाएगी, प्राइवेट डॉक्टर्स भी लगाएंगे, तो सबको लगानी है वैक्सीन। कोई रीजन नहीं है कोई घर बैठे कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवाए। जी। और हमारी एक श्रोता रुचि जैन ये जानना चाह रही हैं कि कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है दोनों डोज, उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसा किस कारण से होता है? तो ये मैंने स्टडी किया है कि काफी लोग पॉजिटिव हुए हैं, कुछ लोग नहीं, काफी पॉजिटिव हुए हैं, काफी डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई आईसीयू नहीं गया। मैंने आज पता किया कि पिछले 15 दिन में कोई डॉक्टर जिसको 2 डोज लगी हों और हॉस्पिटलाइज हुआ कोई भी नहीं। तो इसलिए अगर होगा भी तो माइल्ड इलनेस होगा। उस माइल्ड इलनेस से हम डरते नहीं, क्योंकि वो फ्लू लाइक इलनेस है, उससे क्या डरना।
जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे श्रोता जिनको इस तरह की शंका रही होगी, आज उनका निवारण हो गया होगा आप जैसे एक्सपर्ट से। और डॉक्टर बलबीर, अब 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आप देश के यूथ से क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ से कहना चाहूंगा कि आपको ये डिजीज इतना अभी तंग नहीं कर रही, लेकिन आपके थ्रू ही आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी सबको हो रहा है और वो खतरे में जा रहे हैं। तो आप अपना प्रिकॉशन लेंगे, आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो स्प्रेडर्स कम होंगे। जी, और डॉक्टर बलबीर, इस समय लोगों के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हर व्यक्ति जिसको जो भी कोविड पॉजिटिव होता है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ये चाहता है कि उसे रेमडेसिविर लग जाए। कितनी प्रभावी मेडिसिन आप इसे मानते हैं और किस तरह के पेशेंट में वास्तव में इसकी जरूरत होती है? रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट में लगती है और इसका डेटा बड़ा स्ट्रांग नहीं है कि रेमडेसिविर बहुत जादू है, कोई एक जो रेमडेसिविर लग जाएगी तो ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट WHO ने तो उसका अपनी लिस्ट से हटा दिया रेमडेसिविर का। तो इतना पैरानॉइड नहीं होना चाहिए कि लोग मार्केट में, ब्लैक मार्केट में खरीद रहे हैं कि किसी तरह मिल जाए रेमडेसिविर जैसे, इसी से पेशेंट ठीक होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। सो रेमडेसिविर कोई ग्रेट दवाई नहीं है। अगर मैं देखूं कि कौन सी दवाइयां बहुत इफेक्टिव है, एक स्टीरॉइड्स, एक प्लाज्मा, जो काफी अच्छा डेटा मिला है हमें पेशेंट्स में, जिनको बेनिफिट करती है, और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं है हमारे पास। जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो रेमडेसिविर को लेकर बहुत दुविधा में रहे होंगे, उन्हें नहीं मिल पाई होगी या घर पे भी लगवाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको जवाब मिल गया होगा। और इस बीच बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे पुलवामा का, जहां से एजाज अहमद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। एजाज जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। जी बताइए एजाज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? जी, जो ये बीमारी है इसकी क्या एहतियात करनी है सर? जी, और मास्क हम पहनते हैं कितनी देर तक ये पहननी है और कब धोनी है ये? तो इलियास जी, ऐसा है कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क होना चाहिए। मास्क बिल्कुल पहने रहना चाहिए जब भी आप बाहर हैं। कहीं भी जाएंगे मास्क के बिना नहीं जाना। और मास्क लगाना बहुत इम्पोर्टेंट, कैसे लगाया जाए? नाक के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल नाक से आधा नाक कवर होके आंख के पास होना चाहिए। अगर ये नाक से नीचे आ गया तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं जब सड़कों पे जाता हूँ देखता हूँ कि गले पे लटके हुए मास्क है, कि दिखा रहे हैं कि हमने मास्क लगाया है, लेकिन मास्क को लगा नहीं हुआ। तो मास्क को बहुत ध्यान से लगाना है। फिर घर अगर कपड़े वाला मास्क है तो घर पे आते ही धोना है, उसको सैनिटाइज करना है, उसको सुखाना है और अगले मॉर्निंग तभी यूज करना है। जी, और डॉक्टर बलबीर, अगर हम देखें तो बीच में कोविड के मामले जब काफी कम हो गए थे, ऑलमोस्ट बहुत ही कम थे देश में, तो ऐसे में चूंकि मास्क भी हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है, तो बहुत सारे फैशनेबल मास्क आ गए, लोग उसको लगाने लगे। तो इसमें अभी जबकि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और थोड़ा सा हम एरोसोल ट्रांसमिशन की भी बात करेंगे, तो ऐसे में किस तरह की मास्क हमें सुरक्षित रख पाएंगे? तो अभी तो इस समय मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें ये इतना रैपिड ऊपर कैसे गया कोविड, तो हमने अपना गार्ड खत्म कर दिया था। हम होली मनाई, शादियां चल रही थी, 500 लोग एक पार्टी हो रही थी, तो वो सब बहुत खतरनाक था। उसी की वजह से कोविड बढ़ा। हमें वो वापस लाने हैं सारे प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं, और मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस समय जहां इतना ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, एरोसोल की बात हो रही है, तो हमें डबल मास्क लगाना पड़ जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन वो नाक से ऊपर होना चाहिए। जी, और इस बीच दिल्ली से मनोज कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी मनोज जी बताइए, डॉक्टर बलबीर आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मेरे जानकारी ये चाहिए, जैसे कोरोना है तो कोरोना है या कोरोना की ऐसे अफवाह फैला रहा है? अरे ओहो डॉक्टर बलबीर, इस समय सोशल मीडिया पे बड़ी सारी बातें चल रही हैं। अब वो कह रहे हैं कोरोना वास्तव में है या कोई अफवाह है? इसका क्या मैं जवाब देता हूँ? इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो सकता है कि आपने कोरोना को ढूंढ लिया, उसका पूरा जीन स्ट्रक्चर ढूंढ लिया, उसमें जो म्यूटेशन हो रहे हैं वो ढूंढ ले, टेस्ट करते हैं उसमें कोरोना आइसोलेट करके उसको ग्रो कर लिया। तो इससे ज्यादा क्या एविडेंस चाहिए? हमने लोग मरते हुए देखे, मॉर्चरीज भरी हुई देखी, तो और क्या ढूंढे हम कि ये बताएं कि कोरोना है या वाकईत में कि रूमर है?
जी बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, इसीलिए आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश होती है कि आप जैसे एक्सपर्ट से, जो कि हमारी रीच पूरे देश में है और इतनी बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं, तो उनको सही जानकारी मिल सके और इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं वो उससे वो बाहर निकल सकें। और इस बीच जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। आप भी डॉक्टर बलबीर से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर सवाल कर सकते हैं। और इस बीच ज्योत्सना जी जुड़ गई हैं हमारे साथ दिल्ली से। ज्योत्सना जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ दिल्ली से सर। जी ज्योत्सना जी बताइए। सर एक्चुअली मैं एस्थमेटिक हूँ और परसों मैंने टेस्ट करवाया और कल मेरा पॉजिटिव आ गया है। और उसके बाद मैंने आइसोलेशन में कर लिया अपने आप को, बट मेरा एक सिंगल पेरेंट हूँ तो एक बच्चा है मेरा छोटा, तो उसकी टेक केयर कैसे करना है और क्या क्या प्रिकॉशन मैं मतलब अपना खाना बना के उसको अपने हाथ से दे सकती हूँ या नहीं? ज्योत्सना जी आपका बेटा कितना बड़ा है? वो 12 साल का है सर। जी डॉक्टर बलबीर। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि 12 साल का बच्चे को इजीली कोविड हो सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है कि 12 साल का बच्चा ज्यादा सीरियस कभी नहीं होगा। हमने पीडियाट्रिक वार्ड एडमिटेड नहीं देखे कोविड के साथ, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप जितना बचाव रख सकें उतना रखना। अगर आपके पास कोई और हेल्प नहीं है तो आप ही को हेल्प करना है, तो आपको पूरा अपनी बॉडी कवर करना है, आपके हाथ धोने, बच्चे से दूर रहना है, जितना दूर रह सकते हैं इतना बड़ा है कि वो अपने आप खा सके, उसके लिए खाना बना के साइड पे रख देना और पीछे हट जाना उससे। ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो हेल्प करेंगे। डॉक्टर बलबीर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल है कि इस समय बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समय घर पर हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे परिवार की, कोई और काम करने वाला नहीं है। और जब एक परिवार में 2-3 लोग या पूरा परिवार ही कभी पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसे में जब हाउस होल्ड वर्क करती हैं, वो किचन में खाना बनाती हैं, तो किस तरह की सावधानी रखनी होगी जबकि कोई कोविड पॉजिटिव है? तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं लास्ट ईयर से आज तक रोज काम कर रहा हूँ, रोज हॉस्पिटल जाता हूँ, और ऐसा मेरी ओपीडी में 50-60 पेशेंट्स होते हैं, उसमें से 6-7 रोज कोविड पॉजिटिव निकल आते हैं। जी। तो हम मेरे से ज्यादा क्या एक्सपोज हो सकता है? जी बिल्कुल। तो हम लोग मास्क, फेस शील्ड पहनते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, फेस को वॉश करते हैं, हाथ टच नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिसको ध्यान रखने से बहुत बचाव हो सकता है। आप दूरी मेंटेन रखिए, बच्चे को दूसरे रूम में सुलाइए, बाकी आप अकेले में रहिए, खाना बना के आप चले जाइए वापस रूम में, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होगी और कोविड भी बाकियों को नहीं होगा। जी। और इस बीच पड़ोस से हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। जी महेश जी। नमस्कार जी। जी महेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो है कोरोना के बहुत मरीज बढ़ रहे हैं जी, हमें इसके लिए क्या उपाय करना होगा हम पब्लिक को? जी डॉक्टर बलबीर, इसमें जो आम लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनका पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए? तो महेश जी सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले समझें कि वैक्सीन बहुत जरूरी चीज है। दूसरा समझें कि वैक्सीन लगने के बाद भी प्रिकॉशन जो मैंने बताई, मास्क की, हाथ धोने की, सैनिटाइजेशन की, वो रहेंगी, ये भूल नहीं सकते हैं। और महेश जी हर इंसान का ये निर्णय है कि वो इस चीज को प्रिवेंट करे, सबको वैक्सीन के लिए बोले अपने परिवार को कि सबको लगवानी है वैक्सीन। अब 1 मई से 18 साल के ऊपर सबकी लगेगी, तो सबको जाना है। यूथ को एक मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, सबको इनकरेज करना चाहिए कि वैक्सीन लगवानी। और मैं उन लोगों से एक गुजारिश करूंगा जो व्हाट्सएप पे गंदे मैसेज देते हैं कि वैक्सीन खराब है जी, या जो ब्लड थिनिंग लेते हैं वो वैक्सीन नहीं लगा सकते, या जो हार्ट के पेशेंट नहीं ले सकते, ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ बंद हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर बलबीर, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने हमारे जो यूथ हैं और स्पेशली उन लोगों के, चूंकि कार्डियोलॉजी में आपका विशेष अनुभव रहा है इतने दिनों का, तो आपने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड थिनर ले रहा है तो वो भी वैक्सीन लगवा सकता है, पूरी तरह से सेफ है। और इस बीच बाड़मेर से आयदन राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? बोल रहा हूँ सर, बाड़मेर राजस्थान से। जी
सर से ये सवाल है, ये सर गर्मी में कोरोना क्यों फैलता है? पिछली बार भी मार्च अप्रैल में था और इस बार भी कैसे ज्यादा जो अभी हो रहे हैं मार्च अप्रैल में? जी डॉक्टर बलबीर, क्या मौसम से इसका कोई संबंध है कोरोना का? तो इसमें ना हम सब गलत हुए। जब ये कोरोना शुरू हुआ जनवरी फरवरी दुनिया में, हमने सोचा इंडिया में नहीं आ पाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ, तो फ्लू वायरसेस गर्मी में ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। हम बिल्कुल गलत प्रूव हुए। ये गर्मी सर्दी पे इसका कोई असर नहीं हुआ। जो अमेरिका में जब बहुत पीक पे था तो वहाँ टेम्परेचर माइनस में था। इंडिया में भी जब 40 का टेम्परेचर होता है तब भी ये जा रहा है, तो इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। और अगर हम देखें तो हमारे एक साथी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर किसी ऑफिस में एनवायरनमेंट में कोई व्यक्ति, कोई कलीग अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद जो भी लोग उसके संपर्क में आए हैं तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो एक टाइम पे हम क्लियर नहीं थे कि ऐसा क्या होना चाहिए, तो हम कहते थे कि वो क्वारंटाइन में चले जाए। पहले कहा गया कि 14 दिन क्वारंटाइन, फिर कहा गया 4-5 दिन क्वारंटाइन हो जाए, सिम्टम्स नहीं है तो वापस आ जाए। इस समय इतना लोग हैं जिनको हो रहा है तो क्वारंटाइन हर एक को करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कांटेक्ट होता है तो हफ्ते से 10 दिन बाद, जनरली 10 दिन बाद उनको टेस्ट कराना चाहिए। जी, और डॉक्टर बलबीर, कितने दिनों के बाद अगर कोई एक्सपोज हो जाता है किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ तो नॉर्मली सिम्टम्स आते आते कितने दिन लग जाते हैं? 10 दिन लग सकते हैं। ओके, 10 दिन के बाद सिम्टम्स आ सकते हैं। और इस बीच रुक करते हैं महाराष्ट्र में मुंबई का, जहां से शीतल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी शीतल जी, नमस्कार। नमस्कार। आप सबको नमस्कार मेरा। जी शीतल जी, बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए मेरे घर में सात लोग डॉक्टर्स हैं मेरे परिवार में जी, और हमारे उनके अस्पताल है, गोवा में अस्पताल है, और हर दिन उनके घर में उनके अस्पताल में 4-4, 5-5, 10-10 कोरोना के पेशेंट आते हैं जी। और सब मेरे बहन और उसके परिवार सब भाप लेते हैं, और मेरी बहन बोलती है ये भाप लेने से भी जाता है कोरोना। जी 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 डॉक्टर बलबीर, तो वो स्टीम इनहेलेशन जी, ये परेशान सबको बताते उसने बहुत, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा। जी बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, ये स्टीम इनहेलेशन कितना प्रभावी तरीका होता है कोरोना से बचने के लिए? ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ कि स्टीम इनहेलेशन से कोरोना मर जाएगा। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो स्टीम इनहेलेशन होता है वो और भी केयर कर रहा होगा, अपना फेस वॉश कर रहा होगा, हाथ वॉश कर रहा होगा। तो बेसिकली हैंड वॉश, फेस वॉश, सोप यूज करना, सैनिटाइजर यूज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन स्टीम इनहेलेशन। जी, और अभी जबकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आवश्यक सेवाओं में हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो एक अगर हम देखें कि ऑफिस एनवायरनमेंट में, वहां पे क्या हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए? सो ऑफिस एनवायरनमेंट सबसे खतरनाक है, जहां क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, एसी एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहां खुली हवा नहीं है। तो अपने आप को दूर रखना है, हर एक दूसरे में गैप होना चाहिए, चेयर बीच में छोड़ देनी चाहिए। कोई खांस रहा है तो उसको आना नहीं चाहिए ऑफिस। कोई भी किसी तरह सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, फीवर, टेस्ट कराइए तभी आना, नहीं तो नहीं आना। आपको बता देना चाहिए बाकियों के कि मेरे को बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है, मैं नहीं आ रहा। वो बेस्ट तरीका है रादर देन कि अपने काम पे जाके औरों को इन्फेक्ट हो। जी, और इस बीच हम रुक करेंगे कुल्लू का, जहां से राजू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजू जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, बताइए राजू जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर काफी केसेस ऐसे सुनने में आए हैं कि इंजेक्शन लगा के भी कोरोना हो रहा है। जी, ये आपकी बात ठीक है। इंजेक्शन वैक्सीन लगाने के बाद कईयों को कोरोना हुआ है, लेकिन वो बहुत माइल्ड हुआ है। तो अगर एक इतनी डेडली डिजीज को हम एक वैक्सीन से की कम कर दें कि चांस हमारा होने का कम हो जाए, और अगर हो तो माइल्ड इलनेस हो,
तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जी। और डॉक्टर बलबीर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो अब जबकि कोविड का प्रकोप काफी ज्यादा है, हॉस्पिटल्स में काफी सारे मरीज हैं, तो हमें जब हॉस्पिटल विजिट करना है किसी भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो हमें वहां पे किस तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए? तो ज्यादातर हॉस्पिटल्स ने वैक्सीनेशन सेंटर अलग रखे हैं, बाहर रखे हैं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, उन्होंने सेपरेट ही बना दिया वैक्सीनेशन सेंटर। तो सब ने ये प्रिकॉशन ले रखे हैं कि वैक्सीनेशन और मिक्स ना हो पेशेंट्स, तो इसलिए इतना कोई खतरा नहीं है, वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जी। और इस बीच रुक करते हैं बिहार में मुजफ्फरपुर का, जहां से विपुल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विपुल जी नमस्कार। हेलो विपुल जी, आवाज आ रही है? नमस्कार। जी नमस्कार, आ रही है आवाज आपकी? जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर बलबीर से? जी विपुल जी, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ। जी हाँ सर, नमस्कार। जी, तुरंत जल्दी से पूछिए। हाँ जी हाँ सर, आवाज आ रही है सर? नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ विपुल जी। सर मुझे पूछना था सर, मेरे डैडी को सर 10 दिन से ऐसा कोरोना का सिम्टम था, खांसी बुखार ये सब कुछ था सर। सर अभी क्या है, 10 दिन हो चुके सर, कल मैंने टेस्ट करवाया डैडी का तो पॉजिटिव आया। और सर मतलब अभी सर फीवर वैसे ही है, दवा ले रहे हैं और घर पे होम क्वारंटाइन है, तो क्या करना चाहिए सर? वही मैंने बताया कि घर पे चेक करिए उनका सैचुरेशन कैसा है, उनका फीवर 102 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उनको क्रोसिन दीजिए रेगुलरली। अगर सांस नहीं फूल रहा, सैचुरेशन ड्रॉप नहीं कर रहा, कुछ दिन और वेट करिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी। और अब हम रुक करते हैं पौड़ी गढ़वाल का, जहां से संजय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ भाई, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से ना। जी बताएं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी ज्योत्सना जी ने प्रश्न किया कि उनका 12 साल का बच्चा है तो खाना अलग खिलाएंगे, लेकिन एक चीज बताइए जी कि मान लीजिए कोई महिला है, उसका दूध पीने वाला बच्चा है 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच, ठीक है ना जी। अगर उस महिला को कोरोना पॉजिटिव हो गई तो वो दूध कैसे पिलाएगी, जबकि उसको छाती का ही दूध पिलाना अपना ना? जी बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, लैक्टेटिंग मदर्स की हम बात करेंगे, तो ऐसी महिलाओं को क्या वो स्तनपान करा सकती हैं बच्चे को? किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए बहुत इन्फेंट्स में, बहुत छोटे बच्चों में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सिद्धार्थ जी। तो इसमें बहुत सारे इन्फेंट्स हैं जिनको मदर से ट्रांसमिट हुआ, बर्थ पे ही हो गया था, जब पैदा होते ही वो पॉजिटिव निकले, बट सब ठीक हो गए अपने आप ही। तो बच्चों में इतनी कैपेसिटी है, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि उसको बहुत आराम से फाइट कर लेता है। लेकिन फिर भी हम अगर बच्चे को पॉजिटिव नहीं हुआ और मदर पॉजिटिव है, तो हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेस्ट वेटिंग करके उसको बॉटल में डाल के दूध ब्रेस्ट का मिल सकता है और उसको कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर सकते हैं। जी, तो हमने तो बात की लैक्टेटिंग मदर्स की, लेकिन अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है घर में, उनके लिए भी क्या कुछ विशेष सावधानी होनी चाहिए? तो जो बात हुई सेम है कि लेडीज की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के सबको खाना खिलाना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हाउस वाइफ हैं तो उनको पहली एडवाइस है कि घर से बाहर ना निकले, घर पे आइसोलेट है। फिर अगर कोई ओल्ड बुजुर्ग घर पे है जी, तो उनको भी आइसोलेट कर दीजिए, उनके आसपास मत जाइए। अगर आपको किसी को घर पे इन्फेक्शन हुआ है तो उनको आइसोलेट रखिए अगर उनको नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादा डेंजर में है। आप यंग लेडीज को इतना डेंजर नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज में डेटा बताता है कि वुमेन हैव डन वेरी वेल। अगर वुमेन को कोरोना हुआ है जनरली उनको सीरियस नहीं होती। बिल्कुल, तो महिला शक्ति की बात है। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर बलबीर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर बलबीर सिंह ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।